जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस। जो पेपर हमारा 9 जुलाई 2024 को दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की शिफ्ट में, यानी कि 9 तारीख की हमारी तीसरी शिफ्ट का एनालिसिस है। और ये हमारा रीजनिंग एनालिसिस का 27वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 26 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देख लें, क्योंकि मेरी आपसे पक्की गारंटी है, अगर आप उन वीडियो को देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर जब भी आप एसएससी सीएचएसएल का आप जो आने वाला पेपर देंगे ना, तो उसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे। अगर आपने बस पैटर्न अच्छे से समझ लिया और आपने ये देख लिया कि पेपर ये हमसे किस तरीके से पूछ रहा है, जो पेपर बनाने वाला है वो, और इसका हमें किस तरीके से उत्तर देना है, बस आपको इतना समझना है। और रीजनिंग में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप पुराने पेपरों का अगर एनालिसिस देख लेते हैं तो आपके उनसे ही पूरे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम फिर अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, 4 अक्षर समूह दिए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक उनसे असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। मतलब कि ये 4 हमारे पास अक्षर समूह दिए हैं। इन 4 अक्षर समूहों में से कोई भी 3 अक्षर समूह जो होंगे ना, वो एक समान है, मतलब उनमें एक नियम लग रहा है। और कोई भी एक हमारा जो अक्षर समूह होगा ना, उसमें अलग नियम लग रहा है उन तीनों की अपेक्षा, तो फिर वही हमारा यहाँ सही हो जाएगा। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या है, इनके क्रम लिखते हैं। तो जे का क्रम हमारे पास होता है 10, फिर के का क्रम होता है हमारे पास 11, फिर क्यू का क्रम हमारे पास होता है 17 और पी का क्रम होता है हमारे पास 16। ठीक है, फिर दूसरे वाले में देखेंगे, डी का क्रम हो गया हमारे पास 4, ई का क्रम हो गया हमारे पास 5, डब्ल्यू का क्रम हो गया हमारे पास कितना 23, डब्ल्यू का क्रम कितना हो गया 23 और भी का क्रम कितना हो गया, भी का क्रम हो गया 22 हमारे पास। फिर हम देखेंगे क्यू, तीसरे ऑप्शन में क्यू का क्रम होगा 17, 17 के बाद आर का क्रम होगा हमारा 18, 18 के बाद जे का क्रम होता है हमारा 10, जे का क्रम कितना 10 और फिर आई का क्रम कितना होगा, आई का क्रम होगा हमारे पास 9, फिर ओ का क्रम होगा हमारे पास 15 और फिर पी का क्रम होगा हमारे पास 16, एम का क्रम होगा हमारे पास 13 और के का क्रम होगा 11। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले इस सवाल में हमारे 2 नियम लग रहे हैं। 2 नियम कौन कौन से लग रहे हैं? पहला तो आप देखेंगे 10 के बाद 11 है, 4 के बाद 5 है, 17 के बाद 18 है और 15 के बाद 16 है। यहाँ हमारे में सब में सही लग रहा है। लेकिन अगर हम 17 और 16 को अलग संख्या माने तो 17 में से 1 जाएगा तो हमारा 16 बचेगा। इसी प्रकार 23 में से 22 जाएगा तब भी हमारा 1 बचेगा। फिर 10 में से जब 9 जाएगा तब भी हमारा 1 बचेगा। लेकिन 13 में से माइनस का 2 करेंगे यहाँ हम, तब हमारे पास आएगा 11। तो एक तो तरीका हो गया हमारा इस प्रकार। और हमारा 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा ना, वो इन चारों से अलग हो जाएगा, यानी इन तीनों से अलग हो जाएगा और इन चारों में अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें एक दूसरा नियम भी लग रहा है। इसमें क्या होता है, ऐसे सवालों में इसमें 2-2 नियम भी लग जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ हम देखेंगे 10 और 17 कितना हो जाएंगे मिलकर 27। उसी प्रकार 11 और 16 मिलकर कितना बनाएंगे, हमारा 27 बनाएंगे। फिर 4 और 23 दोनों मिलकर बनाएंगे 27। इसी प्रकार 5 और 22 मिलकर बनाएंगे 27। फिर 17 और 10 मिलकर बनेंगे 27 और 18 और 9 दोनों होते हैं 27 जोड़ने पर। फिर 15 और 13 हमारे हो गए 28 और 16 और 11 हो गए 27। यहाँ हमारा 15 और 13 का योग हो रहा है गलत। ठीक है, तब भी हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वो हमारा सबसे अलग है। और यहाँ हम 2 अक्षरों का योग 27 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि विपरीत वर्णमाला का योग 27 होता है। ठीक है, विपरीत जब भी हम अक्षर निकालेंगे तो विपरीत अक्षर हम 27 में से माइनस करने के बाद ही निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला है हमारे पास, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 1 2 6, फिर 1 2 3 6 और 1 2 3 3 6, फिर 1 2 3 3 6 और फिर 1 2 4 टाइम 3 और 6। ठीक है, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 और 6 हमारा फिक्स है। यहाँ भी 1 2 और 6 है, लेकिन यहाँ हमारा 3 कितनी बार आ गया, 3 आ गया 1 टाइम। यहाँ हमारा 3 आ गया 2 टाइम, यहाँ हमारा 3 है 3 टाइम और यहाँ हमारा 3 है चौथे वाले में 4 टाइम। जब 1 2 3 4 तो फिर अगले वाले में जो 3 होगा ना, वो हमारा 5 बार आएगा। तो संख्या कैसे लिखी जाएगी, 1 2 1 2 3 4 और 5।
और 6 जो हमारा बचा हुआ है वो। तो इस तरीके से फिर हम इसको लिखेंगे तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सब में अंतर ही लगे, कुछ में लॉजिक भी लग जाता है, तो बस वही लॉजिक आपको देखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ई, एच, जे और एल का संबंध एफ जे, एम और पी से है। ठीक है, उसी प्रकार बी ई, जी आई, सी जी, जे एम से संबंधित है। ठीक है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए डी, जी, आई और के का संबंध निम्न में से किससे होगा। तो यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि जब भी हमें 2 अक्षर समूह दिए हों और दोनों में हमारा एक सा नियम लगता है। सबसे पहली बात क्या है, जब 2 अक्षर समूह दिए हों और वो बोल रहा हो दोनों एक निश्चित प्रकार से एक दूसरे से समान है, तो इन दोनों में कोई भी एक नियम लगेगा। ठीक है, जो नियम इन दोनों में लगेगा वही नियम इस वाले में लगेगा। तो हम दोनों में नियम चेक ना करेंगे, हम केवल एक में नियम चेक करेंगे। यहाँ हम देखेंगे ई से अगला अक्षर हमारे पास एफ है, इसी प्रकार बी से अगला अक्षर सी है, तो डी से अगला अक्षर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, फिर इसी प्रकार एच के बाद हमारा है जे, यानी आई और जे 2 अक्षर छोड़ गए, तो जी के बाद 2 अक्षर छोड़ेंगे हम, तो जी के बाद आएगा एच और आई, तो हमारा आ जाएगा आई। फिर हम देखेंगे जे का क्रम होता है 10 और एम का क्रम है 13, यानी प्लस का 3, तो आई का क्रम है हमारा 9 में प्लस 3 करेंगे तो 12 पे हो जाएगा हमारा एल। इसी प्रकार एल का क्रम 12 और पी का क्रम हो जाएगा हमारे पास 16, यानी प्लस 4, तो के का क्रम 11 और 11 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 पे हो जाएगा हमारा ओ। ई, आई, एल, ओ, ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में इफ यू आर को गो सो लू यानी GOSOLU लिखा जाता है और वेयर आर यू को SOLUGA लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में वेयर को कैसे लिखा जाएगा। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें सबसे पहले कॉमन देखना है। तो कॉमन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, एक तो आर दोनों में हमारे पास कॉमन आ गया। जब आर कॉमन आ गया तो दूसरी साइड हमारे पास LU कॉमन आ जाएगा। फिर हम देखेंगे, फिर हमारे पास है यू कॉमन, तो यू को कैंसिल करेंगे। फिर दूसरी साइड है हमारे पास क्या कॉमन है, SO, तो SO हटा देंगे। अब वेयर के लिए हमारे पास बचा GA और एफ के लिए बचा GO, वो हमसे पूछ रहा है वेयर, तो वेयर को हम क्या लिखेंगे, वेयर को हम लिखेंगे G और A, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमारे पास एक आकृति दी है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक आकृति वाले त्रिभुज देखेंगे। यहाँ पर एक आकृति वाला त्रिभुज हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, एक आकृति वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास आ गई 10। अब हम देखेंगे 2 आकृति वाले, तो 2 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास सबसे पहले होगा 3 और 4। 2 आकृति वाला त्रिभुज कौन सा होगा, 3 और 4। ठीक है, पहला त्रिभुज हो गया हमारा 3 और 4। दूसरा त्रिभुज होगा हमारे पास 4 और 5। दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास 4 और 5। फिर इसके बाद होगा हमारे पास तीसरा त्रिभुज 5 और 8। तीसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 5 और 8। तीसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा हो गया, 5 और 8। फिर चौथा त्रिभुज देखेंगे हम, तो चौथा त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास 3 और 9। इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास 3 और 9, चौथा त्रिभुज हो गया। अब इसमें एक त्रिभुज और बनेगा। एक त्रिभुज क्या बनेगा, इसको मान लेते हैं हम x। इसको अगर हमने x मान लिया तो हमारे पास एक 4 और x त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, 4 और x। तो हमारे कुल त्रिभुज कितने हो गए, 2 आकृति वाले कुल त्रिभुज हो गए हमारे पास 5। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे 3 आकृति वाले त्रिभुज। तो 3 आकृति में सबसे पहला त्रिभुज हमारा बन रहा है 3, 4 और 5। कौन सा बनेगा, 3, 4 और 5। एक पूरा त्रिभुज बन जाएगा हमारे पास 3 आकृति में, 3, 4, 5। फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज है यहाँ हमारे पास 2, 3 और 9। कौन सा त्रिभुज है, 2, 9 और 3। ठीक है, इस तरीके से क्या बनेगा हमारे पास, 2, 3 और 9। दूसरा त्रिभुज आ गया हमारे पास 2, 3 और 9।
फिर इसके बाद देखेंगे अगला त्रिभुज, तो अगला त्रिभुज हमारे पास बन रहा है 5, 6 और 8 इस तरीके से। ठीक है, कौन सा बनेगा? 5, 6 और 8। तो 3 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हो गए? 3 आकृति वाले हो गए हमारे पास 3। अब हमें देखना है यहाँ पर, अब देखेंगे हम 4 आकृति वाला। 4 आकृति वाला हमारे पास त्रिभुज कोई बन रहा है क्या? तो 4 आकृति वाला त्रिभुज हमारे पास बन रहा है 8, 8, 9, 8x 9 और 10 इस तरीके से। तो 4 आकृति वाला बनेगा 8x 9 और 10। ठीक है, एक त्रिभुज हमारे पास ए बन गया। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमारे पास एक त्रिभुज पूरा बनेगा। एक त्रिभुज पूरा कौन सा बनेगा? यहाँ से लेकर इस तरीके से अगर हम चले जाएंगे तो एक त्रिभुज हमारा बड़ा बनेगा। तो एक बड़ी आकृति वाला हमारे पास एक त्रिभुज और बन गया। कितना? एक त्रिभुज। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 10, 5 15, 3 18, 1 19 और 1 20। तो कुल त्रिभुज आ गए हमारे पास 20। अब इस सवाल में क्या समझने वाली बात है, अगर आपका एक भी त्रिभुज कम हो गया तो आपको 19 भी ऑप्शन में है, अगर आपका एक त्रिभुज ज़्यादा हो गया तो आपका 21 ऑप्शन में है। तो आप बिल्कुल बड़ी होशियारी से इस सवाल को हल करना, बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं। समुच्चय हमारे पास क्या है? 120, 8 और 15। दूसरा समुच्चय है 144, 24 और 6। यहाँ हम देख रहे हैं 15 और 8 का जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 120। इसी प्रकार 6 और 24 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 144। अब हम देखते हैं 22 और 6। 22 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें मिलेगा 132। लेकिन यहाँ हमारे पास दिया है 134, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर हम देखेंगे 4 और 26 का गुणा करेंगे तो हमें आएगा 104। यहाँ दिया है 106, ये वाला गलत। फिर हम देखेंगे 23 और 5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 115। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? श्रृंखला हमारे पास क्या दी है? श्रृंखला दी है हमारी 86, 129, 105, 118, 124, 107, 143 और 96। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ अगर हम इसमें देखेंगे तो पहली संख्या हमारी कम है, दूसरी संख्या हमारी प्लस में है, तीसरी संख्या में माइनस हो गया, चौथी संख्या में प्लस है, फिर पांचवी संख्या में प्लस हो गया, छठवीं संख्या में माइनस हो गया। तो जब भी आपको प्लस माइनस वाला ऐसा मिले तो आप क्या करना, आप एक संख्या छोड़ के अंतर निकालना। तो 86 और 105 में अंतर है हमारा कितने का? हमारा अंतर है 19 का। ठीक है, फिर 105 और 124 में अंतर है हमारा 19 का। फिर 124 और 143 में फिर अंतर है हमारा 19 का। तो 124 वो 143 और प्रश्नवाचक में अंतर होगा हमारा 19 का। ठीक है, तो 143 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा 162। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। हमारे पास प्रश्न में एक आकृति दी है, इस आकृति को हमें देखना है किस ऑप्शन में हमारी छुपी हुई आकृति के रूप में स्थित है। और यहाँ क्या होता है, हमें प्रश्न में आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं होती ऑप्शन में। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में हमारी आकृति मिल रही है। आकृति हमारी कहाँ मिल रही है वो आप देखिएगा। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे अगर, ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको बनाते हैं तो हमारा कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से हमारी ये आकृति बन रही है। यहाँ क्या है, थोड़ा पेन हमारे पास अच्छा नहीं है, मोबाइल पर वीडियो बनाना पड़ता है, इसीलिए अब प्रॉपर लाइन नहीं खिंच पा रही है। सीमित संसाधनों में हम आपको बस अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो होगा ना, उसमें हमारी प्रश्न आकृति उपस्थित होगी। ठीक है, तो बस आपको वही देखना है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो माइनस को हमें किससे बदलना है? माइनस को बदलना है हमें डिवाइड से, वो माइनस को बदलना है हमें इनटू से। तो इनटू कर देंगे और डिवाइड को हम बदलेंगे प्लस से, प्लस कर देंगे। फिर प्लस को यहाँ हम कर देंगे डिवाइड, प्लस का क्या कर देंगे डिवाइड, और इनटू को कर देंगे माइनस। तो यहाँ सबसे पहले 36 और 42 का जब गुणा करेंगे तो 36 और 42 का गुणा हमारे पास आ जाएगा 1512।
कितना आ गया 1512। अब 26 में हम लगाएंगे 13 का भाग, तो प्लस का हमारे पास आ जाएगा 2, उसके बाद करेंगे माइनस का हम 14, फिर 1512 और 2 हमारे पास हो जाएगा 1514, माइनस करेंगे हम 14 का, जब 1514 में से 14 जाएगा तो हमारा बचेगा 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न में शब्द युग्म हैं जिनका एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें समान संबंध नहीं है। यानी कि चतुर और बुद्धिमान में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 शब्द युग्मों में दिया है, लेकिन कोई भी एक शब्द युग्म ऐसा है जिसमें वो संबंध नहीं दिया है, तो बस हमें उसी शब्द युग्म की पहचान करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे चतुर और बुद्धिमान दोनों के अर्थ एक ही हैं, यानी दोनों समानार्थी हैं, दोनों के अर्थ एक ही हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखेंगे उत्तरदायी और जवाबदेह, इन दोनों के भी अर्थ एक समान हैं। फिर विनम्र और नम्र, इन दोनों के भी अर्थ एक समान है। फिर देखेंगे फुर्तीला और सुस्त, बस यहाँ आकर हमारे इन दोनों के अर्थ हो गए विपरीत, यानी एक दूसरे के हो गए अपोजिट। तब हम कह देंगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो शब्द युग्म दिया है वो बिल्कुल सही है। अब देखेंगे शब्द युग्म तीसरा हमारे किस ऑप्शन पर है, तो तीसरा हमारे पास तीसरे ऑप्शन पर ही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक वर्गाकार हमारे पास कागज है, ठीक है। कैसा कागज है, एक वर्गाकार कागज है। इस कागज को बीच में से मोड़ा गया है। बीच में से मोड़ने के बाद इसमें 3 जो है ना, वो हमारे 3 तरीक़ों से इसको काटा गया है, यानी छेद किए गए हैं। जब खुलेगा ना, तब ये कैसे बनेंगे, तो ये 2 गोले दोनों कोनों पर पहुंच जाएंगे, दोनों कोनों पर हमारे 2 गोले आ गए, और ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज हमारा अपोजिट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आकृति हमें मिल रही है ऑप्शन नंबर 2 में। किस ऑप्शन में मिल रही है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो फिर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 19 फरवरी 2014 को बुधवार था, तो 19 फरवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ हमें 19 फरवरी से 19 फरवरी तक चलना है, लेकिन 14 से 2022 तक चलना है। तो 2014 से 2022 तक कुल वर्षों की संख्या हो गई हमारे पास 8, तो 8 वर्षों में 8 विषम दिन। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ हमारा लीप ईयर कौन सा पड़ेगा, तो 14 के बाद लीप ईयर आएगा हमारा 2016, और 2016 के बाद आएगा 2020 हमारा कौन सा 2020। तो 2 लीप ईयर के हमारे 2 विषम दिन हो जाएंगे ज़्यादा। तो कुल विषम दिनों की संख्या हो गई हमारे पास 10। चूँकि सप्ताह हमारा 7 दिन का, तो 7 का लगाएंगे भाग, शेष बचेगा हमारे पास 3, और जो शेष बचेगा वही हमारे अंतिम विषम दिन होंगे। इन 3 को हमें ले जाके इस बुधवार में जोड़ देना है। तो बुधवार में जब हम 3 दिन जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शनिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं प्रत्येक ऑप्शन में, तो इस प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि किन 2 संख्याओं को बदलने पर आपस में हमारा मान 61 आना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी हमारे पास ये जो आकृति है ना, ए वाली आकृति हमारे इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में उपस्थित है, लेकिन इस आकृति को हमें घुमाने की परमिशन नहीं है, यानी अनुमति नहीं है। तो ए वाली आकृति हमारे ऑप्शन नंबर 4 में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 में कहाँ है, एक तो गोला बन गया हमारा ए वाला, दूसरा बनेगा ए, फिर इसके बाद इस तरीके से इसमें खिंची जाएगी लाइन, ठीक है, बॉक्स बन गया। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारी प्रश्न आकृति उपस्थित है, हमें ये देखना है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इस श्रृंखला में हम क्या करते हैं, ए का संबंध एक्स से देखेंगे, एक्स का संबंध यू से निकालेंगे, यू का आर से, और आर के बाद जो अगली संख्या होगी ना, यानी कि अगली श्रृंखला जो होगी उसके पहले अक्षर से। तो ए का क्रम हमारे पास होता है 1, एक्स का क्रम होता है हमारा 24, यू का क्रम होगा 21, और आर का क्रम होगा हमारा कितना 18। अब यहाँ हम देखेंगे इनमें क्या अंतर लग रहा है। 1 और 24 में अंतर होगा -3, 24 और 21 में अंतर होगा -3, फिर 21 और 18 में भी अंतर होगा -3। तो 18 के बाद अगला -3 करेंगे तो 18 में से 3 गया तो बचेगा 15। तो पहली
पहला अक्षर आ जाएगा हमारे पास ओ। क्या आ गया? ओ। ओ हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन 3 में मिल रहा है केवल, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। फिर से हमें पहले अक्षर से तुलना करेंगे। जे का क्रम हमारे पास कितना होता है? जे का क्रम होता है 10। एल का क्रम होगा हमारे पास 12। एन का क्रम होगा हमारे पास 14। ठीक है, एन के बाद जो अगला पद आएगा उसका पहला पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। फिर आर का क्रम होगा हमारे पास 18 और टी का क्रम हमारे पास होगा 20। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं प्रत्येक में 2 का अंतर है, यानी कि प्रत्येक में 2 जुड़ रहा है। यहाँ भी 2 हो गया, तो 14 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो गया 18। तो 16 पे हमारा कौन सा अक्षर आएगा? 16 पे आएगा हमारा पी। पहला अक्षर यहाँ कौन सा आएगा? पी। पी हमें केवल और केवल दूसरे और तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है, तो फिर हम चौथे को और पहले को हटा देंगे। फिर के की तुलना करेंगे एच से। के का क्रम हमारे पास होता है 11। एच का क्रम होगा हमारे पास 8। ई का क्रम हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, फिर बाई का क्रम हो जाएगा हमारे पास 25 और उसी प्रकार भी का क्रम कितना हो जाएगा? बी का क्रम हो जाएगा 22। अब यहाँ हम देखेंगे 11 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 8। 8 में से फिर 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 5। अब 5 में से कितने माइनस करें? तब हमारे पास 5 में से 3 को माइनस करना है। 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास यहाँ 2। ठीक है, 2 आ गया, तो 2 पे हमारा अक्षर होगा बी। कौन सा अक्षर होगा? बी। पी और बी ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से फिर हम पूरे को चेक नहीं करेंगे, केवल और केवल अगर एक अक्षर से हमें उत्तर मिल रहा है तो एक अक्षर ज्ञात करेंगे, 2 अक्षरों से मिल रहा है तो 2 अक्षर देखेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 242 का संबंध 22 से है। 242 22 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 385 35 से संबंधित है। 385 35 से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 572 निम्न में से किससे संबंधित है? 572 का संबंध किससे होगा? तो 572 का संबंध देखेंगे हम। 242 में जब हम 11 का लगाएंगे भाग, कितने का? 11 का, तो हमारे पास आ जाएगा 22। उसी प्रकार 385 में भी हम 11 का जब भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 35। फिर 572 में जब हम 11 का भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा 52, यानी कि 52। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 22 मार्च 2000 को बुधवार है तो 16 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे 22 मार्च 2000 से लेकर 22 मार्च 2000 से लेकर हम चलेंगे 22 मार्च 2010 तक। कहाँ तक चलेंगे? 22 मार्च 2010 तक हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे कि 22 मार्च 2010 तक कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे। अब यहाँ देखने वाली बात एक हमारी ये है कि 22 मार्च 2010, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ 16 जनवरी 2010 तक ही निकालना है, क्योंकि 22 मार्च 16 जनवरी से आगे हो जाएगा तो फिर हम ज्ञात करने में हमें दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। तो अपनी हम आसानी के लिए यहाँ 2010 की जगह 2009 तक निकालते हैं, क्योंकि 2009 से फिर हम अगले वर्ष के लिए विषम दिनों में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 2000 से लेकर 2009 तक कुल वर्षों की संख्या हो गई हमारे पास 9, और एक साधारण वर्ष में हमारे पास एक विषम दिन होता है। अब इनके बीच में लीप ईयर कौन कौन से आएंगे? जिनमें फरवरी बीच में पड़ेगी तो 2000 आएगा 4, 2004 के बाद आएगा 2008। ठीक है, तो 2 लीप ईयर में हमारे 2 विषम दिन ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे पास 2 विषम दिन ज़्यादा हो गए, तो कुल विषम दिन हो गए हमारे 11। अब इस 11 को अभी हम ऐसा रखेंगे। अब हम चलेंगे 22 मार्च 2009 से, कहाँ से चलेंगे? हम चलेंगे 22 मार्च 2009 से 16 जनवरी जहाँ तक हमें निकालना है वहाँ तक, 16 जनवरी 2010 तक चलेंगे और हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मार्च में हमारे कितने दिन? 31 दिन। ठीक है, मार्च में 31 दिन, 22 दिन हो चुके हैं, तो अब बचेंगे हमारे पास 9 दिन। 9 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो बचेंगे हमारे पास विषम दिन 2। अप्रैल हमारा 30 का, तो उसमें विषम दिन हमारे 2। अप्रैल के बाद मई हमारा 31, विषम दिन 3। मई के बाद जून हमारा 30, तो विषम दिन 2।
जून के बाद जुलाई हमारा 31 तो विषम दिन 3। जुलाई के बाद अगस्त हमारा 31 तो विषम दिन 3। अगस्त के बाद हमारा सितंबर 30 तो विषम दिन 2। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 तो विषम दिन 3। अक्टूबर के बाद नवंबर हमारा 30 तो विषम दिन 2। और नवंबर के बाद दिसंबर हमारा 31 तो विषम दिन 3। फिर हमें 16 जनवरी तक चलना है, तो 16 जनवरी में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14 विषम दिन बचेंगे 2। कुल विषम दिन हमारे पास हो गए 2 और 2 4, 3 7 और 2 9 और 3 12, 3 15, 2 17, 3 20, 2 22 और 3 25 और 2 27। कितने हो गए कुल विषम दिन हमारे पास? 27। और 11 विषम दिन हमारे पास यहाँ है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 38 विषम दिन आ गए। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो आप क्या है, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके और देखें तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम सेम डेट में जो वर्ष हमारा पूरा नहीं होता है उससे एक वर्ष पहले निकालते हैं। तो कुल विषम दिनों की संख्या निकाल ली, जितने वर्ष होंगे उतने विषम दिन। उसके बाद हमारे जितने 2000 और 2009 के बीच में जितने लीप ईयर, उन लीप ईयरों का एक विषम दिन एक्स्ट्रा, तो 2 लीप ईयर थे तो 2 लीप ईयर के 2 विषम दिन ज़्यादा, तो 11। फिर 22 मार्च से जहाँ तक हमें चलना है 16 जनवरी, वहाँ तक हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। कोई भी महीना हमारा 30 दिनों का है तो उसमें 7 का भाग लगा के विषम दिन 2 बचेंगे। कोई महीना 31 दिनों का है तो 7 का भाग लगा के विषम दिन 3 बचेंगे। तो कुल विषम दिन इस प्रकार हमारे हो गए 38। अब 38 में हम लगाएंगे 7 का भाग, तो 5 बार भाग जाएगा 35, बचेंगे हमारे पास 3। कितने बचे? 3। अब इन 3 को हमें, जो हमारे अंतिम विषम दिन है, इन 3 को हमें बुधवार में जोड़ देना है। तो बुधवार में जब 3 दिन जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शनिवार, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूचर इज ब्राइट को PLMKNI लिखा जाता है और ब्राइट शूटिंग स्टार को DGRZPL लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ब्राइट को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ हम देखेंगे हमारे पास ब्राइट दोनों जगह कॉमन है। क्या कॉमन है? ब्राइट दोनों जगह कॉमन है। और दूसरी साइड हमारे पास क्या कॉमन है? तो दूसरी साइड हमारे पास कॉमन है P और L। क्या कॉमन है? P और L। तो ब्राइट को फिर हम कह देंगे, तो ब्राइट को हम लिखेंगे फिर P और L, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। यहाँ बस कॉमन देखना होता है और इस सवाल में कुछ नहीं करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो ग्रीन शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा? ग्रीन हमारा कहाँ है? ग्रीन हमारा इस फलक पर है, तो ग्रीन के विपरीत हम निकालेंगे तो ग्रीन के विपरीत हो जाएगा हमारा रेड। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। और ब्लैक के विपरीत निकालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, और पिंक के विपरीत निकालेंगे तो वाइट हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवालों को हम हल करते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। पहला कथन हमारा क्या कह रहा है? कोई भी बादल पर्वत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बादल, ये हमारे हो गए बादल, इन बादलों का पर्वतों से कोई संबंध नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गए? ये वाला हिस्सा हमारा हो गया पर्वत का। इसके बाद अगला कथन क्या कह रहा है? अगला कथन कह रहा है सभी पर्वत नदियां हैं। तो सभी पर्वत हमारी क्या हो जाएंगी? हो जाएंगी नदियां। ठीक है, फिर इसके बाद एक और कथन कह रहा है सभी नदियां महासागर हैं। फिर से ये जो सभी नदियां होंगी ना, वो हमारी कहाँ आ जाएंगी? वो हमारी आ जाएंगी महासागर में। इस तरीके से पहले इसका आरेख बनाएंगे, फिर हम देखेंगे निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में हमारे पास क्या कह रहा है? वो सबसे पहले निष्कर्ष हमारा कह रहा है सभी नदियां कभी भी बादल नहीं हो सकती। यहाँ हम अगर देखेंगे तो सभी नदियाँ हमारे पास कहाँ हैं? नदियाँ हमारे पास है यहाँ, और नदियों का इतना इतना हिस्सा हमारा क्या है? पर्वत। ठीक है, नदियों का इतना इतना हिस्सा पर्वत है। तो इतना इतना हिस्सा पर्वत है, तो बचा हमारे पास इतनी नदियाँ। अब इतनी नदियाँ बची जो बादल हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, वो बाद की बात है। लेकिन जो पर्वत वाला हिस्सा होगा ना, वो बादल कभी नहीं होंगी। तो सभी नदियाँ कभी भी बादल नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है सभी पर्वत महासागर है। पर्वत हमारा कहाँ है? अंदर है। महासागर हमारा कहाँ है? बाहर। जब अंदर से हम बाहर की ओर जाते हैं तो अब हो जाता है हमारा सभी, और बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कुछ। यहाँ कहेंगे कुछ महासागर पर्वत हैं।
लेकिन निष्कर्ष कह रहा है सभी पर्वत महासागर हैं, तो दूसरा निष्कर्ष भी सही। तो ऑप्शन नंबर 3 दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में A@B का अर्थ है A B का पति है, A#B का अर्थ है A B की माँ है, A&B का अर्थ है A B की बेटी है और $B का अर्थ है A B का भाई है। तो इसके आधार पर यदि M&N@O $P है तो P का M से क्या संबंध है। यहाँ हम संबंध निकालने के लिए सबसे पहले M और N में संबंध निकालेंगे, बीच में चिन्ह है एंड, तो एंड का अर्थ देखेंगे, एंड का अर्थ है बेटी। तो M क्या है, M हो जाएगी N की बेटी, M N की हो गई बेटी, तो M को करेंगे माइनस और यहाँ हो जाएगा हमारा डॉटर। फिर N और O के बीच संबंध निकालेंगे, N और O के बीच में चिन्ह है @ का, @ का अर्थ है पति, यानी N O का पति है, N कौन हो जाएगा, O का पति। N जब पति है तो O हो जाएगी पत्नी, बीच में कर देंगे हस्बैंड यानी कि पति। फिर देखेंगे OP का अर्थ, बीच में हमारे पास हैज है, तो हैज का मतलब है A B की माँ है, यानी कि OP की माँ है। OP की कौन है, OP की माँ है यानी मदर। फिर हम देखेंगे P और Q के बीच में संबंध डॉलर की मदद से, डॉलर का अर्थ है A B का भाई है, तो P हमारा क्या हो जाएगा, Q का हो जाएगा भाई, P Q का कौन हो जाएगा, भाई यानी कि ब्रदर। अब आप यहाँ एक चीज़ देखें, एक चीज़ क्या है हमारे पास, M किसकी पुत्री है, N की, और N किसका पति है, O का, तो M फिर O की भी पुत्री हो जाएगी, M O की पुत्री हो गई और O का पुत्र कौन है, P, तो फिर M P की कौन हो जाएगी, M P की हो जाएगी बहन। ठीक है, M P की बहन हो गई। P हमारा Q का कौन है, भाई, P Q का भाई है, तो M कौन हो जाएगी, Q की, M Q की हो जाएगी सिस्टर यानी कि बहन। अब हमें देखना है P का M से संबंध, P M का कौन है, तो P M का कौन है, भाई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि A का अर्थ है भाग, B का अर्थ गुणा, C का अर्थ प्लस, D का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। A की जगह हमें क्या लिखना है, A की जगह लिखना है हमें भाग, C की जगह क्या करेंगे हम, C की जगह कर देंगे प्लस, B की जगह कर देंगे फिर हम इंटू, B की जगह क्या कर देंगे गुणा, और D की जगह कर देंगे हम माइनस। ठीक है, हमको केवल इतना करना होता है इसमें। तो 222 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 111, फिर करेंगे हम प्लस और 7 और 3 का कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा हमारे पास 21, फिर कर देंगे हम माइनस का 11। अब 21 में से हमारे पास 11 जाएगा तो बचेगा 10, 10 को जब हम 111 में जोड़ेंगे तो हमारे पास फिर से हो जाएगा 121। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब का चयन कीजिए। MN हमारे पास एक दर्पण है और हमारे पास एक पेंसिल के रूप में एक आकृति दी है, तो हमें बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ए वाली जो नोक होगी ना, वो हमारी पहले आ जाएगी इधर राइट साइड, तो इधर हमारी नोक किस में है, 1 में, 3 में और 4 में, तो दूसरे को हम हटा देते हैं। फिर सबसे पहले आएगा हमारा क्या, L, और P हमारा पहुंच जाएगा नोक की तरफ, तो P हमारा नोक की तरफ पहुंच जाएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में हमारा P नोक की तरफ आ गया। चूंकि ए वाला बिल्कुल सही दिया है तो ए हमारा हो जाएगा गलत। अब बचा 3 और 4, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास P, दोनों में P है, फिर आएगा E, तो E इसमें बिल्कुल सही दिया है, तो जो हमारा गलत है, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक अक्षरों को हम देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। अब हम बढ़ेंगे आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। श्रृंखला में सबसे पहले हमारे पास 2 लाइनें दी हैं, फिर यहाँ हमारे पास 3 लाइन हो गई, यहाँ हमारे पास 4 लाइन हो गई, यहाँ हमारे पास आएंगी कितनी, 5 लाइन। तो ऑप्शन 3 में हमारे पास 4 लाइनें हैं, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। फिर ऑप्शन 4 में हमारे पास 5 लाइन हमारी एक ही दिशा में है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। फिर हम देखेंगे क्या, पहली वाली जो आकृति है ना, उसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, फिर दोनों अपोजिट हैं, फिर तीसरी पहले वाले के रूप में है, चौथे में फिर अपोजिट है, दोनों चारों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसमें जब अपोजिट खींचेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें देखना है किस आकृति में ऐसा है, तो पहला हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है,
पहले ऑप्शन में चारों लाइनें एक दूसरे के, चारों नहीं पांचों लाइनें एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। यहाँ ये दोनों लाइनें एक ही दिशा में हो गई और ये दोनों लाइनें भी एक ही दिशा में हो गई, तो हम कह देंगे फिर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ा ही सरल सवाल था, बस हमें देखना था, लाइनों की दिशा देखनी थी और कितनी लाइनें हैं हमको केवल इतना देखना था, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल को हम हल करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।